तो हर साल इंडिया से 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा इतनी तेज़ी से इतने लोग क्यों जा रहे हैं? 13 लाख लोग जो बच्चे जा रहे हैं 1.3 मिलियन, इसके पीछे 40 लाख लोग बच्चे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंट वीज़ा का जो लूप होल था वो काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया गया। यूएस के ट्रम्प जी आ चुके हैं, तो उनके आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। H1 जो वीज़ा रिजेक्शन है 35% तक बढ़ गया है। तो इस बार क्या और बढ़ेगा क्या ये रिजेक्शन? इस साल और अगले साल भी बढ़ना चाहिए, हाँ। बिकॉज जिस तरीके का माइग्रेशन हुआ है हाँ। पिछले 2-3 साल में पोस्ट कोविड, हाँ। सारी कंट्रीज़ ने बहुत ही जम के स्टडी अब्रॉड के नाम पे माइग्रेशन किया है। इंडिया में पंजाब एंड गुजरात हो गए, हाँ। या फिर अफ्रीका में नाइजीरिया हो गए, तो यहाँ पे स्टडी इमिग्रेशन कम हुआ है क्वालिटी में। एक और चीज़ है जो इंटरनेट पे बहुत है कि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। यस, फॉरेन वो किस टाइप का होता है? जो जॉब मार्केट्स है इंडिया में, जैसे प्लेसमेंट सेल का कल्चर है, टेक्नोलॉजीज अब्रॉड में नहीं है, कैंपस वगैरह नहीं? वहाँ पे प्लेसमेंट कमिटी नहीं होती। हाँ। वहाँ पे आपका करियर सेल होता है जो आपको गाइड करता है, आपको अपनी जॉब के लिए खुद ही एफर्ट डालने होते हैं। मतलब अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिसमें हमें ज़्यादा पैकेज मिल सके? कि 4 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट एवरी ईयर ट्राइज टू स्टडी अब्रॉड, बट ओनली 1.3 मिलियन एक्चुअली गो। तो निखिल जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ अर्चित। जी, तो आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। श्योर। सो मैं निखिल जैन फ्रॉम फॉरेन एडमिट्स। 7 साल से हूँ स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री में। इससे पहले मैं IIT BHU से ग्रेजुएट करा था 2011 से 16, एंड उसके बाद मैं IIT बॉम्बे और मोनाश यूनिवर्सिटी में जॉइंट PhD में गया था। एंड मोर और लेस आई बीन अ फुल स्कॉलरशिप चाइल्ड माई एंटायर जर्नी। 10वीं से PhD तक मैं हमेशा पूरी स्कॉलरशिप पे था, तो उसके कारण एजुकेशन हैज़ बीन वेरी पर्सनली क्लोज टू मी. And study abroad happened, I would say, more by accident through alma mater. So Okay. IIT BHU, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स, हाँ। तो उनको गाइड करते करते समवेयर आई रियलाइज कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी गैप है। हाँ। जो बच्चे को चाहिए वर्सेस जो कंसल्टेंट के पास है, हाँ। देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट। तो वहाँ से मैंने 2018 में शुरू किया इस जर्नी को अलॉन्ग साइड माई PhD, एंड 2020 में हमने फॉर्मली शुरू किया इसको, जब मैं इंडिया आया अपनी PhD छोड़ के इसको फॉरेन एडमिट्स को फुल टाइम शुरू करने के लिए। ओके। तो इस तरीके से है। बाकी मैं कलकत्ता से हूँ और बीकानेर मेरा होम टाउन रहा है। निखिल ये बताइए, 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स आज स्टडी अब्रॉड करने के लिए जा रहे हैं, ये नंबर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, बट अगर आप इसके पीछे की हिस्ट्री देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर ट्राइज टू स्टडी अब्रॉड, हाँ। एंड जाते सिर्फ 1 to 1.3 मिलियन है। तो 3/4 हिस्सा, विच इज़ द 3/4 ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स, एक्चुअली डू नॉट गो आउट। हाँ। So if you look at this 1.3 million, this is number is also doubled as a last 3 to 4 years scenario. Because if you look at somewhere 4-5 years before, it was hardly 750,000 students. So the growth predominantly that you see is because of the disposable income increment that has been there in the middle class. Secondary factor is most international students who even look to come back to India get a 20 to 30% higher pay wage, and then the demand of international skilled workers at many countries, given their own population is very very old, has increased drastically. Consider like Germany, France, Australia, जहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन एज है वो 30, 40, 50 के ऊपर जा रही है। जापान फॉर दैट मैटर, कि उनकी ज़्यादातर आबादी काफ़ी ज़्यादा हायर एज फैक्टर में आ चुकी है, तो उनको यंग स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। इसके लिए इंडिया, बिकॉज इंडिया का यूथ सबसे बड़ा यंग वर्कफोर्स है, एंड स्किलिंग बिकम्स अ नेचुरल फैक्टर। और आई थिंक एक मेजर फैक्टर ये भी देखने मिला लास्ट 3-4 सालों में कि जो फिनेंसिंग का पार्ट है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अगर हमारे टाइम में देखें आज से 10 साल पहले, तो लोन सिर्फ सिक्योर्ड मिलता था। आज अनसिक्योर्ड लोन भी 1-1 करोड़ तक का मिल जाता है अंडर ग्रेड और मास्टर्स करने के लिए। तो इसके कारण जो मिडिल क्लास है वो एस्पायर कर पा रहा है टू स्टडी अब्रॉड। करेक्ट। तो जैसे कि अभी अपने नए एक्सेलेंसी यूएस के ट्रम्प जी आ चुके हैं, तो उनके आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। H1 जो वीज़ा रिजेक्शन है 35% तक बढ़ गया है, तो इस बार क्या और बढ़ेगा क्या ये रिजेक्शन?
चांसेस तो है ये इस साल और अगले साल भी बढ़ना चाहिए, हाँ बिकॉज जिस तरीके का माइग्रेशन हुआ है हाँ पिछले 2-3 साल में पोस्ट कोविड, हाँ सारी कंट्रीज़ ने बहुत ही जम के स्टडी अब्रॉड के नाम पे माइग्रेशन किया है। और ये जो माइग्रेशन, इसमें क्वालिटी चेक्स का काफ़ी बड़ा गैप्स रहा है। हाँ तो यूएस हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है अबाउट द क्वालिटी। हाँ तो इस चक्कर में ये देखने मिलेगा कि काफ़ी सारे जो लेस फोकस्ड स्किल्स के जो माइग्रेंट्स है उनको शायद इस चीज़ की दिक्कत रहे। और इसका सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हर कंट्री अपना हाई डिमांड स्किल गैप की जो लिस्ट होती है वो निकालती है कि इस कंट्री में जो स्किल्स के गैप्स हैं, इस प्रोफेशंस के गैप्स हैं, ये आप आइए, इस टाइप के गैप्स को हम फुलफ़िल करने को राज़ी हैं, बिकॉज एज अ कंट्री वहाँ पे स्किल गैप शॉर्टेज है। अगर उसके अलावा कोई भी बच्चे जा रहे हैं जो कि ओवर सप्लाई हो चुका है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक हमें H1B में कटौती दिख सकती है। करेक्ट। इसके अलावा कनाडा ने स्टडी परमिट 35% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा और ये पॉलिसी क्यों आई है? इसके लिए हमें आई थिंक 3 साल पहले जाना पड़ेगा। हाँ 2021-22 में हाँ जब पोस्ट कोविड यूएस ने काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्शंस रखे थे, हाँ तब कनाडा और यूके जैसी कंट्री ने अपने रेस्ट्रिक्शंस लोअर किए, जिसके कारण काफ़ी हैवी माइग्रेशन हुआ ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर इंटेंडिंग टू गो टू यूएस और जर्मनी और एनी अदर कंट्री। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गए। एक दिक्कत यहाँ आ गई कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन न होने के कारण जो इनरोलमेंट नंबर्स है वो ओवरशूट कर गए, और एट द एंड ऑफ द डे जो इमिग्रेशन का क्वालिटी है वो डिक्लाइन कर गया। अभी अगर हम देखें पॉकेट्स में, जैसे इंडिया में पंजाब एंड गुजरात हो गए, हाँ या फिर अफ्रीका में नाइजीरिया हो गए, तो यहाँ पे स्टडी इमिग्रेशन कम हुआ है क्वालिटी में, और सूडो स्टडी इमिग्रेशन ज़्यादा हुआ, विच मीन जिनका लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन इंटेंट है बट वो स्टडी एक नेम सेक के लिए जा रहे हैं। इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए कनाडा ने ये ड्रास्टिक स्टेप उठाया, सो दैट कनाडा इज़ नॉट लुक्ड एज अ potential pseudo study immigration destination, हाँ but more of a quality immigration, because हर कंट्री का जो क्या कहते हैं जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू होगा वो उसके इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स के बेसिस पे भी डिसाइड होगा। सो एवरी कंट्री वुड वांट अ क्वालिटी इमिग्रेंट टू कम इन, तो इसके लिए ये क्वालिटी चेक्स करे हैं। और जो काफ़ी सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जो कॉलेजेस थे जिनको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया एज अ डिग्री और रादर एल से डिप्लोमा पब्लिशिंग मिल्स, तो उनको कर्टेल किया गया है। तो कनाडा ने ये जो स्टेप उठाया कोई गलत स्टेप नहीं है, ये आज नहीं तो कल मोस्ट कंट्रीज़ उठाएंगी जहाँ पे इमिग्रेशन का वॉल्यूम एकाएक ही बढ़ा है, बट विदाउट क्वालिटी चेक। और लॉन्ग टर्म में ये कनाडा को वापस से एज अ पोटेंशियल स्टडी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म लॉस है टू एज अ कोर्स करेक्शन इन द इंडस्ट्री। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2,70,000 पर कैप कर दिया है, तो उससे इंडियन स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें एट अ मैक्रो लेवल इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जिनका अंडरस्टैंडिंग है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मास मार्केट है, जो टीयर 2 मार्केट है ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटीज़, ये उसमें क्वालिटी इमिग्रेशन को चेक करने के लिए कि ज़्यादातर जो बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोग्राम्स के ऊपर ले आती थी और लंबे समय तक रखती थी, और कोई ना कोई बच्चा प्रोग्राम्स चेंज कर करके अपना इमिग्रेशन का ड्यूरेशन बढ़ाता था, वो चीज़ें एज अ कंट्री वो कर्टेल करने की कोशिश करी कि एक टाइम पे इतने ही इमिग्रेशन होने चाहिए। नाउ यूनिवर्सिटीज़ वुड बी फोर्स टू थिंक कि किस क्वालिटी का इमिग्रेशन उनको लाना है। डू दे वांट मोर PhDs जो ज़्यादा समय तक रहेंगे, और डू दे वांट मास्टर्स जो 2 साल में निकल जाएंगे, या डू दे वांट बैचलर्स। तो ये चीज़ों को कंट्री ने एक ओवरऑल मैक्रो कैप दे दिया फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू फिगर आउट कि किस क्वालिटी का बच्चा और किस डिग्री प्रोग्राम के लिए बच्चे को लाना ज़रूरी है। अच्छा, जो यूके का वीज़ा रूट है फॉर ग्रेजुएशन वो अभी रिव्यू में है, तो क्या इंडिया स्टूडेंट्स को यूके को कंसिडर करना चाहिए या नहीं? यूके एज अ डेस्टिनेशन काफ़ी पॉपुलर रहा है। हालांकि अगर मैं थोड़े अपने डेटा सेंट्रिक आई वुड से इनपुट्स दूं, क्योंकि मैं लोन और पोस्ट एडमिशन के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा काम किया हूं मैंने, तो वहाँ पे हमने देखा है कि यूके का एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स काफ़ी हद तक पब्लिक नहीं है, जिसके कारण यूके की टॉप 20-30% यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में
दो एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और होंगे भी, उसका भी कारण है, बट जो आउटकम्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, ये मेरा खुद का मानना है। बिकॉज़ जो बच्चे जा रहे हैं और जिस टाइप के बच्चे जा रहे हैं उनका जो बैरियर्स टू एंट्री है टू सम ऑफ दीज यूके यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ वेरी वेरी लो, जिसके कारण उनका जो फिटमेंट है टू दैट इंडस्ट्री, जब वो जाएंगे वहाँ पे, अगर उनको ढंग से इंग्लिश नहीं बोलने आती, अगर उनको बेसिक स्किल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उनका पर्पस यूके जाना सिर्फ सेटल होना है लॉन्ग रन में, या पढ़ाई और जॉब करना नहीं है, तो वो वहाँ पे डिफ़िकल्टी का माहौल क्रिएट होगा उनके लिए। और वहाँ पे हमें यूके में भी धीरे धीरे और चेंजेस दिखेंगे। जैसे यूके ने ग्रेजुएट राउट रिव्यू में इसीलिए डाला क्योंकि जो डिपेंडेंट वीज़ा का जो लूप होल था वो काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया गया। डिपेंडेंट वीज़ा मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ यूके, तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके जा सकता हूँ, इस तरीके का है? हाँ, तो डिपेंडेंट वीज़ा इसी तरीके से बताता है कि अगर आप जा रहे हो तो आप पे जो डायरेक्ट डिपेंडेंट्स है, हाँ। आप उनको भी ले जा सकते हो, उनके लिए भी हाँ। अपील डाल सकते हो। तो इसको काफ़ी हद तक मार्केट ने कमर्शलाइज कर दिया था कि आप जाओ और अपनी फैमिली को भी ले जाओ ऑन डिपेंडेंट, जबकि यूके में इस तरीके के इमिग्रेंट्स को केटर करने का ना इंटेंट था ना प्लानिंग था। अच्छा। उन्होंने यही सोच के दिया स्टडी वीज़ा कि आप वहाँ जा रहे हो पढ़ने के लिए, हाँ। बट अगर आप पूरी फैमिली को वहाँ ले जा रहे हो तो दैट मीन्स इट्स अ क्लियर केस ऑफ पोटेंशियल इमिग्रेशन, सही बात जिसके है। लिए आपको प्रॉपर इमिग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे पीआर हो गया, फिर ग्रीन कार्ड्स हो गए, उस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो लूप होल था इसका फ़ायदा उठाया गया। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इस साल ऑलमोस्ट 40 to 42% कम एप्लीकेशंस हुए हैं वीज़ाज़ के फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका, जो कि पोटेंशियल बेनिफिशियरीज थे इस पर्टिकुलर लूप होल के। ट्रम्प क्यों H1 वीज़ा को कम करने के लिए, और बाइडन ने भी H1 वीज़ा को बहुत रिड्यूस करा है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि अमेरिकन्स को जॉब मिलनी चाहिए कंपेयर टू इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स। ये उनका फिलोसफिकल थॉट है, राइट? दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एट अ मैक्रो लेवल काफ़ी सपोर्ट किया है। अगर हम देखें काफ़ी सारी कंपनीज के टेक सीईओज एंड ऑल इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट्स है, राइट? बट इसका माइक्रो लेवल पे काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ा है। तो ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर इंडियन टैलेंट्स को कंपनी इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि अफोर्डेबल और लो कॉस्ट लेबर थे, राइट? इसके कारण जो अमेरिकन वर्कफोर्स था वो इफ़ेक्ट हो रहा था। तो उनको आई थिंक लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है कि उनको अपनी कंट्री के लोगों को पहले, उनके वेलफेयर को पहले ध्यान देना था। तो इसके लिए H1B कम करा गया, और इसके डेफिनेटली काफ़ी सारे लूपहोल्स हैं जो काफ़ी इंडियन MNCs ने भी यूज़ करा था टू ब्रिंग इन मोर वर्कफोर्स एट अ लोअर कॉस्ट। 72%, करेक्ट। करेक्ट, राइट? तो अभी जैसे L1 का क्रैकडाउन हुआ, हाँ। कि जिसमें काफ़ी सारे रेगुलर वर्कफोर्स को मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स बता के जो L1 के थ्रू लाते थे US में और उनको ग्रीन कार्ड दिलवाते थे, अब वो क्रैकडाउन हो रहा है और उसके जगह अभी गोल्डन वीज़ा आ रहा है। तो ट्रम्प का सिंपल सा एजेंडा रहा है कि हाउ टू मेक अमेरिका अगेन अ डोमिनेशन ओरिएंटेड कंट्री, कि भाई वहाँ पे जाना है तो इट इज़ समथिंग वेरी हैवी प्राइस टू पे, एंड इवेंचुअली द कंट्रीज वेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो if they're reducing it, which means naturally the best of the best will only come, which will again make America a better country for most people to look at, because every student would want to study in America because hey, all the best of the best people, best of the best talent and the best of the best universities are in America. So it's just to create that market perception again. ओके। तो और कनाडा के साथ क्या प्रॉब्लम है? यूके का तो आपने बता दिया, कनाडा के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कनाडा के साथ शुरुआत में यही प्रॉब्लम था, जो कि आईएल्ट्स का अगर आप देखोगे मार्केट शेयर गिर गया, आईडीपी के शेयर्स की वैल्यू गिर गई। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही था कि कनाडा डाउन हुआ। कनाडा डाउन इसके लिए भी हुआ कि इंडिया के जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स है वो डिटेरिएट हुए। उसके कारण कनाडा ने काफ़ी हद तक अपने वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, फिल्टर्स लगाए, और उसके कारण जो सूडो इमिग्रेशन मार्केट था पंजाब का, गुजरात का, वो बंद होना शुरू हो गया। तो जो लोअर वॉल्यूम जो डिप्लोमा कॉलेजेस थे जो एक टाइम पे ओवरफिल्ड थे, वो ख़त्म होने शुरू हो गए। और आज वही कंडीशन है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस अपने कोर्सेज भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैसे कोर्सेज भी खुल गए थे जिनका कोई आउटकम नहीं था, जस्ट एज अ रूट कि भाई 1-2 साल पढ़ो और डिप्लोमा लो। आप कोई भी डिप्लोमा ले लो जिसका कोई भी महत्व नहीं है, स्किल शॉर्टेज लिस्ट में मैच करे ना करे, बट आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो वो जो मेथड था, उस मेथड पे कोई क्वालिटी चेक नहीं था। जैसे यूएस में है कि सिर्फ स्टेम को 3 साल का मिलता है, प्रोवाइडेड योर जॉब इज़ ऑल्सो स्टेम। कनाडा में ऐसा नहीं था।
तो इस कारण काफ़ी सारे बच्चे जो आई वुड से ऐसी डिग्रीज़ या ऐसे कोर्सेज भी करने लग गए थे जिनका कोई महत्व ही नहीं है रेगुलर लाइफ में, और उससे जॉब्स का भी कुछ पता नहीं है। और फिर वही है परसेप्शन, इजी मार्केट है, जाओ, वीज़ा का कोई इंटरव्यू नहीं है, पूरा पेपर वर्क का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो कोई क्वालिटी चेक नहीं होता कि बच्चा किस तरीके से आ रहा है, और पूरा पेपर वर्क नॉर्मली कंसल्टेंट प्रिपेयर करके देता है बच्चे को एट अ मास मार्केट, तो उसमें बच्चे को पता भी नहीं है कि ढंग से वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो क्या कोर्स कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिनको यूनिवर्सिटी का नाम तक ढंग से नहीं पता और उनको वीज़ा तक लग गया। करेक्ट। तो मुझे आप ये बताएं कि एक और चीज़ है जो इंटरनेट पे बहुत है कि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। यस, फॉरेन वो किस टाइप का होता है? ये इंडस्ट्री में ना ट्रस्ट हमेशा से ही डेफिशिएट रहा है। जैसे बैंकिंग में रहा है। यस, Yes. क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हाँ। ये करियर फोकस्ड इंडस्ट्री है। अब एक इंसान की लाइफ में 3-4 चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होता है, करियर, हेल्थ, पैसा, राइट। अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसके अराउंड में ट्रस्ट हमेशा से नेचुरली एक कम फैक्टर रहता है। दूसरा, इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक कई सारे ऐसे एजेंट्स रहे हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड रेगुलेशंस। इस इंडस्ट्री में फिनेंस की तरह सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स तो है नहीं, राइट। कोई भी एडवाइज़र बन जाता है। इंडिया में एक बहुत ही गलत आई वुड से एडॉप्शन रहा है कि सेल्स एजेंट्स भी करियर एडवाइजर्स बन चुके हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे गाइडेंस किससे लें, वो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड उसके बाद फ्री प्रैक्टिसेस हो गए, काफ़ी सारे प्रेडिटरी प्रैक्टिसेस है काउंसलिंग इंडस्ट्री में, करेक्ट। जो कि बच्चों को गाइड करने से ज़्यादा मिसगाइड कर देते हैं। हाँ। और इन्फॉर्मेशन का डिस्कवरी भी बहुत लिमिटेड रहा है। अगर हम देखें कि आपको स्टडी अब्रॉड करना है तो कैसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक गूगल सर्च करना भी बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं थी। आज तो हम परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी के एरा में रह रहे हैं, तो अगर ढंग से बच्चा प्रॉम्प्टिंग कर ले तो उसको फिर भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो डिस्कवरी जो प्रॉब्लम था और उसके बाद जो लैंग्वेज बैरियर जो प्रॉब्लम था, उसका कंसल्टेंट एकमात्र माध्यम था टू हेल्प हिम। बट मार्केट में डेफिनेटली ऐसे थोड़े परसेंटेज में है जिनके कारण ये बढ़ा। दूसरा, बच्चों का जो इंटेंशन है वो कोर्स करेक्शन होता है, जो काउंसलिंग होता है कि भाई अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो क्या आप सोच के जा रहे हो, वो जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग थी वो गलत की गई। तो उसके कारण हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे चले गए हैं बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वर्स्ट केसेस तो हमने डिपोर्टेशंस के देखे हैं पब्लिकली, जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को भेज दिया गया जिनको पता भी नहीं था कि उनका स्टडी वीज़ा लगा भी है कि नहीं लगा है। तो ऐसे केसेस हमने ज़्यादा अब देख रहे हैं। ये होते हर साल ये होते थे, इट्स जस्ट दैट अब मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमें दिख रहा है बहुत जल्द। तो ये इंडस्ट्री अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है और जैसे जैसे काउंसलिंग इनेबलमेंट अच्छी हो रही है, ये हमें कम देखने मिलेगा क्योंकि आज का बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझदार हो रहा है, राइट। आज हम स्विगी और जेप्टो वाले एरा में है, तो पीपल जेन जी और जेन अल्फा वांट्स ट्रांसपेरेंसी कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो, ये रीजनिंग है। पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन। तो उसके कारण ये हमें इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक एक सेल्फ रेगुलेशन देखने को मिलेगा। यस। शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, तो क्या डंकी रूट पॉसिबल है पढ़ने जाने के लिए या नहीं? ये जैसा नाम है, अगर आप उस नाम के हिसाब से ही जाओ, तो अगर आप वो हो तो आप पढ़ने तो नहीं जा रहे हो। इस पे तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बट इतना ही कहूँगा कि डंकी रूट एक इलीगल रूट है और कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सिवियर होते हैं। तो ये वो रिस्क है कि एक तो जान माल का रिस्क है, काफ़ी लोग की डेथ भी हुई है और काफ़ी लोग लापता भी हो गए हैं जिसमें पता ही नहीं चला, जैसा कि पब्लिक में हमने पढ़ा। तो डंकी रूट तो डेफिनेटली नॉट एट ऑल एडवाइसेबल, बिकॉज डंकी रूट के मतलब आप अपनी जान गंवा सकते हो, उससे ज़्यादा क्या वो है। और अगर पकड़े गए तो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन भी लग सकता है आप पे, तो आपके स्टडी अब्रॉड छोड़ो, कहीं पे भी ट्रैवल अब्रॉड के भी सपने बंद हो जाएंगे। तो जो प्रमोट करते हैं, मेरा ये मानना है कि अथॉरिटीज़ डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगी टू पुट देम बिहाइंड द बार्स एंड टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। बट ये एक इलीगल इमिग्रेशन की प्रैक्टिस है जो कि इंटरनेशनल लॉज में भी इलीगल ही है।
तो यू कैन बिकम एन इंटरनेशनल ऑफेंडर ऑल्सो इफ़ यू आर इनटू एनीवेयर अराउंड डंकी रूट। अगर मतलब मुझे एक बात बताओ, जैसे वो डंकी में तो दिखाया वो लोग काम करने जाते हैं पहले, मतलब एक पॉडकास्ट मैंने सैम पिट्रोदा जी के साथ भी करा था, तो उन्होंने भी बताया कि वो लोग वहाँ जाते हैं, असाइलम में एप्लीकेशन देते हैं, काम के लिए मिल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है कि बच्चे अगर डंकी रूट से जाएँ यहाँ से, तो फिर वो वहाँ पे पहुँच के फिर वो असाइलम में एप्लीकेशन दे, फिर पढ़ाई अड़ाई हो जाए उनकी, ऐसा कुछ हो पाता है कि आपने सुना है कि ऐसा? ये एक वो ओवरलुक्ड लीकेज है हाँ और जो भर रहा है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपके पास एक बर्तन है हाँ जिसमें कई जगह लीकेजेस हैं, आप एक हाँ एक करके अपनी लीकेजेस भर रहे हो उस बर्तन की। जी। तो डंकी का ये जो एक पोटेंशियल राउट है, ये जस्ट एक ओवरलुक्ड लीकेज है कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया या फिर रिफ्यूजी बन के आ गए असाइलम सीकिंग के लिए। इसके लिए भी ट्रंप ने आई थिंक इस साल काफ़ी चेंजेस करे हैं कि असाइलम सीकर्स को काफ़ी हद तक स्क्रूटनी में लेके जा रहे हैं और कुछ टाइप के असाइलम सीकर्स को मना ही कर दे रहे हैं। तो ये जो असाइलम वाला जो राउट था वो कंट्री का एक एम्पैथेटिक एंगल था कि अगर कोई ऐसे ट्रॉमा से आए हैं तो उनको कंट्री सपोर्ट कैसे करे। इंडिया ने भी कई सालों पहले बांग्लादेश के लिए एक असाइलम सॉर्ट ऑफ रूट तैयार किया ही था। हाँ जब बांग्लादेश बना था। हाँ तो ये एक हर कंट्री का एक अपना पॉलिटिकल एंगल होता है, तो इसका मिसयूज़ करना तो सर्टेनली आई वुड से नॉट रिकमेंडेड, एंड पकड़े जाओगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ गलत गोली होगा। मार दी तो वो पेपर पे फोटो छपेगा। हम्बल भाषा में कहें तो पकड़े जाओगे, नहीं तो शायद गोली भी मार दी जाए। हाँ। भरोसा नहीं। कहाँ जाओगे, कहाँ से जाओगे, तो ये तो है। अब बट देखा जा रहा है कि जर्मनी, आयरलैंड और यूएई में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब फॉरेन एजुकेशन के लिए वहाँ पे एम्फेसाइज हो रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाने का ज़्यादा सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली, इसके लिए इन कंट्रीज़ का भी काफ़ी हद तक इंटेंट बढ़ा है। जैसे कि अगर हम जर्मनी में देखें तो जो एवरेज एज है जर्मन्स की इन द स्किल्ड वर्कफोर्स, इट इज़ गोइंग अबव 40। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है। अभी जैसे एक सिंपल सा स्टैट्स बता रहा हूँ कि जर्मनी में ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी डिमांड है, नर्सेस की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि उनकी जो एवरेज वर्कफोर्स की एज है वो काफ़ी हद तक रिटायरमेंट की तरफ जा रही है। तो उनको स्किल्ड इमिग्रेंट की ज़रूरत है, राइट। इंडिया और चाइना आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो स्किल्ड इमिग्रेंट सप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट द जियो पोलिटिकल स्टैंड बिटवीन द टू कंट्रीज, the acceptance of that culture in the country's culture, and the adaptation level of the potential immigrant to the foreign culture. इसको देखते हुए ये माना जाता है कि इंडियंस काफ़ी अडेप्टिव रहते हैं फॉरेन कल्चर्स को लेके, बिकॉज हमें बाहर जाना होता है, हमें एक नई दुनिया देखने का रहता है, और डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, द क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर रहे इन कंट्रीज़ में। तो ये कंट्रीज़ ने अपने इमिग्रेशन प्रोसेसेस भी काफ़ी सिंप्लीफाई करे, अपने लिए काफ़ी सारे इंग्लिश कोर्सेज भी खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ, स्पेशली इंडियंस जो कि आज काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं। और यूएई का अगर मैं बताऊँ तो यूएई के गवर्नमेंट ने ही फोकस फंड लॉन्च किया है, जो कि यूएई के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है टू ब्रिंग इन मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टू मेक यूएई लाइक अ हब लाइक यूके इन लॉन्ग रन। तो यूएई में काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं बच्चों को, काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है टू स्टडी इन यूएई, एंड इसका सेम ही गोल है कि यूएई को भी एक टैलेंट का हब बनना है इन द लॉन्ग रन। जापान ने 2033 तक 2033 तक 4 लाख स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान बनाया है, तो क्या वो यूके यूएस के लिए एक कंपटीशन है क्या? कुछ हद तक कंपटीशन ज़रूर होगा। जो यूके और यूएस को एक न्यूट्रल डेस्टिनेशंस की तरफ देख रहे थे, हाँ। बट ये मार्केट एक्सेस भी ओपन करेगा। आज कई बच्चे जापानीज़ सीखते हैं एज एन लैंग्वेज, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा टू स्टडी इन जापान। जापान काफ़ी बड़ा हब रहा है टेक्नोलॉजी के लिए टू द ग्लोबल मार्केट्स, तो जो टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट है वो देखेंगे। और जापान का इंडिया के साथ रिलेशनशिप भी हमेशा से अच्छा रहा है, और इस कारण जो एक पेरेंट्स का भी एक रहता है कि हाउ फार द किड्स इज स्टडिंग फ्रॉम होम, तो जापान बिंग अ नियरर कंट्री, इस कारण से भी कई सारे बच्चे जाएंगे। हालांकि ये परसेंटेज ऑफ डाइवर्शंस काफ़ी स्मॉल होगा, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चीज़ है जापान और चाइना जैसी कंट्रीज़ में। तो अडेप्टेशन टू दैट कल्चर भी एक बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज जापानीज़ कल्चर बच्चों ने बचपन से नहीं देखा, अमेरिकन कल्चर हमारे हॉलीवुड ने हमेशा से दिखाया है। तो वो जो एक चीज़ है वो एक गैप रहेगा, बट
कंट्रीज़ ये कर रही है टू अट्रैक्ट मोर, सो दैट नए नए जो बच्चे हैं जो जापानीज़ कल्चर को देख रहे थे, जो कि लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना चाहते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो यूएस और यूके जैसी एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में जा पाए, तो वो जापान को डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। ओके। और जापान एक इनोवेटिव हब भी है। एब्सोल्युटली, इनोवेशन के हब में जापान वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंट्रीज़ में है। साउथ कोरिया में इंडियन स्टूडेंट की संख्या 20% तक बढ़ गई है। क्या ये सिर्फ की के पॉप का क्रेज़ है या फिर ये रियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है? ये रियल करियर अपॉर्चुनिटी तो है, और के पॉप ने बेसिकली इसको ट्रिगर कर दिया। ओके। इट हैज़ जस्ट एक्सेलरेटेड इट्स अवेयरनेस। साउथ कोरिया में आजकल ज़्यादा बच्चे जाते हैं मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज में, बिकॉज इंडिया का जो MBBS या मेडिसिन का इकोसिस्टम है वो अभी भी डिमांड और सप्लाई गैप में बहुत छोटा है। यहाँ पे डिमांड है बट सप्लाई है, बट जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें सीट्स कम है। यस। मार्केट में डॉक्टर्स की डिमांड बहुत है, सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, बट जो बीच का माध्यम है इंस्टीट्यूशंस टू प्रिपेयर देम, और उसमें जो सीटें हैं और उस सीटों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो एक डिस्कनेक्टेड फैक्टर है। इसके लिए कंट्रीज़ जैसा कि आपने बताया साउथ कोरिया एक है, उज़्बेकिस्तान है, ऐसे करके काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो कि अफोर्डेबल वे में मेडिसिन की तैयारी कराती है, उनमें काफ़ी बड़ा सर्ज आ गया। एंड इसमें थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा कोरियन लैंग्वेज का भी ब्लेंडेड लर्निंग होता है, जो कि बच्चों को हेल्प करता है टू अडेप्ट टू देयर इकोसिस्टम। और एनी डे पोस्ट कोविड हेल्थ केयर वर्कफोर्स का डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जो भी मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज करने जाते हैं या टेक्नोलॉजी इवन, क्योंकि आज चिप इकोसिस्टम काफ़ी हद तक बढ़ गया बिकॉज ऑफ OpenAI, NVIDIA एंड ऑल, तो चिप इकोसिस्टम भी साउथ कोरिया में काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है। तो इन जो ग्रोइंग फील्ड्स है इसमें बच्चे जाते हैं, और इन डेस्टिनेशंस को बच्चे जनरली एक नीश क्वालिटी के बच्चे ही प्रेफर करते हैं। ट्रेडिशनल बच्चे जिनको ज़्यादा नहीं पता होता वो इनको प्रेफर नहीं करते। इसके लिए अवेयरनेस के लिए कंट्रीज़ अब एफर्ट डाल रही है सब जाके, जिससे मेन स्ट्रीम जो प्रेफरेंसेस है वहाँ पे ये डेस्टिनेशंस भी आए। जैसे कि आज जर्मनी 5-10 साल पहले शायद नहीं था, बट आज मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशंस में उसने अपनी जगह बना ली है। जी। मैं स्टूडेंट के चैलेंजेस के बारे में अब डिस्कस करना चाहूँगा कि जो वीज़ा डिलेज़ हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ है, स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। क्या इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे? सबसे बड़ा तो कल्चरल फिटमेंट, ओके। जो कि एक अनटोल्ड और अनडिस्कस्ड इशू रहा है। जो बच्चे जाते हैं वो वहाँ के कल्चर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो लीड करता है इफ़ नॉट ट्रीटेड वेल टू डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली कई बार बच्चे वापस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फिटमेंट गैप्स। इसके अलावा जो जॉब मार्केट्स है इंडिया में, जैसे प्लेसमेंट सेल का कल्चर है एट कॉलेजेस, अब्रॉड में नहीं है। यू हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये सब जो गैप्स हैं ये काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कैंपस वगैरह नहीं आते? वहाँ पे प्लेसमेंट सेल, प्लेसमेंट कमेटी नहीं होती। वहाँ पे आपका करियर सेल होता है जो आपको गाइड करता है। आपको अपनी जॉब के लिए खुद ही एफर्ट डालने होते हैं, मतलब खुद ही अप्लाई आपको खुद ही अप्लाई करना होता है, खुद ही ढूंढना होता है। कंपनीज बहुत रेयर ओकेशंस में आती है कैंपसेस में, कुछ कुछ जगह आज ये थोड़ा बहुत चल भी रहा है। और वहाँ पे करियर फेयर्स होते हैं जिसमें आपको अपना रिज्यूमे जाके लेके आपको जो स्टॉल्स होते हैं कंपनीज के वहाँ जाके सबमिट करना होता है, लाइव इंटरव्यूज़ देने होते हैं। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा माध्यम है इन चीज़ों में कनेक्टिविटी बैठाने के लिए, रेफरल्स लेने होते हैं। तो ये सारे वो जो हमारे ऑफ कैंपस में, जो इंडिया में इंसान ऑफ कैंपस में एफर्ट डालता है, वो वहाँ पे ऑन कैंपस के एफर्ट्स होते हैं। अब ये चीज़ों की तैयारी होना ये शुरू से ही है। अच्छा। और बेहतर चीज़ ये है कि उनके करियर सेल इन चीज़ों को गाइड करने के लिए सक्षम है। बट इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़ा अनसेट फैक्ट है कि बच्चों को करियर सेल पता ही नहीं होता या यूज़ ही नहीं करना आता। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि बच्चों की काउंसलिंग में मिस हो जाता है। तो बच्चे जैसे से यूज़ करेंगे वैसे से समझेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट या कितना आसान है उनके लिए जॉब लेना। तो वो एक रियलिटी चेक भी हो जाता है कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनता, आपको स्किल, आपको नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है। और दूसरा आपका जो वीज़ा सिनेरियोज है, अब जैसे जैसे कंट्रीज़ के जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण वीज़ा में पोस्ट ये जो इससे कहते हैं कि ड्यूरिंग द एकेडमिक्स में जो पार्ट टाइम वर्क करते हो उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, जिसके कारण वो इमिग्रेशन लॉज को वायलेट भी कर देते हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
और एक बार अगर आपने लॉ वायलेट कर दिया तो उसमें फिर आप एक रैबिट होल में फंसते जाओ।